नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में लाल किले के पास हुए उस कार धमाके की जिसने सबको चौंका दिया है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर घटना। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी बयानों के कुछ हिस्से हैं और हाँ, कुछ यूट्यूब विश्लेषण भी हैं जो इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, काफी सारे सूत्र हैं। हमारा काम है इन सबको मिलाकर देखना कि आखिर हुआ क्या, जांच कहाँ तक पहुंची है और इस सब का मतलब क्या है। सही। ये घटना राजधानी के इतने अहम और संवेदनशील इलाके में हुई है तो सवाल तो उठते ही हैं। चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की। तो हुआ ये कि सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम, वक्त रहा होगा करीब 6:30 से 7 बजे के बीच का। जी। जगह थी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, उसके पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल। वहां एक हुंडई i20 कार हरियाणा नंबर प्लेट वाली थी, या तो बहुत धीरे चल रही थी या शायद रुकी हुई थी और उसी में जोरदार धमाका हो गया। उसी गाड़ी में? हाँ, धमाका इतना जबरदस्त था कि वो i20 कार तो जैसे आग का गोला बन गई। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां, कुछ कारें थीं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वो भी आग की चपेट में आ गईं। काफी नुकसान हुआ, मतलब आसपास भी? बहुत। पास के इमारतों और मेट्रो स्टेशन के गेट के शीशे तक टूट गए। अच्छा। शुरुआती खबरों में जो बात सामने आई वो बहुत दुखद है। कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और करीब 20-24 लोग घायल हुए। इन सबको पास के LNJP अस्पताल ले जाया गया। कुछ खबरों में मरने वालों की संख्या 11 तक भी बताई जा रही थी, लेकिन पुष्टि शायद 8 मौतों की ही हुई है। हाँ, शुरुआती आंकड़े कई बार बदलते हैं। जो लोग वहां मौजूद थे, चश्मदीद, उनके बयान सुनकर अंदाजा लगता है कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। जी। कह रहे हैं कि जिंदगी में इतना तेज धमाका नहीं सुना। चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मच गई थी। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि धमाके की जगह से कुछ दूर तक इंसानी शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। ये दिखाता है कि धमाका कितना शक्तिशाली रहा होगा। बहुत विभत्स। हाँ, एक दुकानदार ने बताया कि वो अपनी दुकान पर बैठे थे, धमाका हुआ तो ऐसे हिले कि 3 बार गिर पड़े। पूरी तरह दहशत का माहौल था। बिल्कुल, और ये जगह गौर करने वाली है। लाल किला महज एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये हमारी आज़ादी, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। सही कहा। यहीं से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं, और ये धमाका हुआ कहाँ? उस जगह से मुश्किल से 300 मीटर दूर, जैसा एक विश्लेषण में बताया गया। हाँ, बहुत पास। इतने करीब, इतने हाई सिक्योरिटी जोन के पास ऐसा धमाका होना सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और जिस तरह का नुकसान हुआ, कई गाड़ियां जल गईं, इतनी जानें चली गईं, ये दिखाता है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है। शुरुआती पलों में जो घबराहट और अनिश्चितता फैली, वो समझी जा सकती है, खासकर जब जगह इतनी प्रतीकात्मक हो। और जैसे ही ये हुआ, फौरन कई जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, जी, NIA, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सब वहां थे। सारी प्रमुख एजेंसियां। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुनने में आया है कि गृह मंत्री ने NIA को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जी, ये अपेक्षित था। पूरे NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, चंडीगढ़, केरल, सब जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसी घटनाओं के बाद। CISF जिन जगहों की सुरक्षा देखती है, जैसे दिल्ली मेट्रो, लाल किला परिसर, सरकारी दफ्तर, IGI एयरपोर्ट, वहां सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जरूरी भी है। बिहार में चुनाव का माहौल है तो वहां और दूसरी संवेदनशील जगहों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। अधिकारियों का यही कहना है कि धमाका क्यों हुआ, इसकी जांच हर एंगल से हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अभी कुछ पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, हर संभावना को देखा जा रहा है। हाँ, उनका बयान आया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान भी आया कि शाम करीब 6:42 पर रेड लाइट पर रुकी या धीमी चल रही गाड़ी में धमाका हुआ और सभी एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। मतलब अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये कोई आतंकी हमला था या गाड़ी में कोई गैस या फ्यूल लीक हुआ या कोई और वजह थी। हाँ, ये स्पष्टता भी नहीं है।
लोगों से भी यही अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो भी आधिकारिक जानकारी आए उसी पर भरोसा करें। ये बहुत जरूरी है, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल, और ये जो आधिकारिक सावधानी है ये भी अहम है। इसे तुरंत आतंकी हमला न कहना, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे एक तो जैसा आपने बताया अभी जांच शुरुआती दौर में है। दूसरा, जैसा कुछ विश्लेषणों में इशारा किया गया है, इससे आतंकी हमला घोषित करने के अंतर्राष्ट्रीय असर भी हो सकते हैं, खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, पहले दिल्ली में धमाके हुए हैं 2008 में, 2005 में, 2000 में भी लाल किले के पास। उन्हें स्पष्ट तौर पर आतंकी हमला बताया गया था। हाँ, मुझे याद है। लेकिन इस बार शायद जांच एजेंसियां हर पहलू को ठीक से समझ लेना चाहती हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। और ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, तो गृह मंत्री का खुद मौके पर जाना या जांच पर नजर रखना दिल्ली की कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सीधी जिम्मेदारी भी दिखाता है। हाँ, ये बात भी है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आतंकी एंगल की वजह से ही उनकी इतनी सक्रियता हो। अच्छा, इसी बीच एक और बात सामने आई है इस कार को लेकर। जो हुंडई i20 थी, पुलिस ने उसके रजिस्टर्ड मालिक मौज सलमान को हिरासत में लिया है। जी, ये खबर आई थी। लेकिन कहानी थोड़ी उलझी हुई है। पता चला है कि सलमान ने ये कार दिल्ली के ओखला में देवेंद्र नाम के किसी शख्स को बेची थी। अच्छा, तो मालिक बदल चुका था? हाँ, और फिर वहां से ये कार आगे अंबाला में किसी और को बेची गई। पुलिस अब ये पूरा मालिकाना हक का सिलसिला खंगाल रही है। पूरी चेन ट्रैक कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि इसमें शायद नकली दस्तावेजों का भी इस्तेमाल हुआ। ओह, तो मामला और पेचीदा हो गया। और कुछ सूत्रों ने इस कार कतार जम्मू कश्मीर के पुलवामा के तारिक नाम के एक व्यक्ति से भी जोड़ा है। ये भी बात सामने आई है कि धमाके के वक्त गाड़ी में शायद 3 लोग सवार थे। 3 लोग? ये जानकारी अहम है। हाँ, ये पूरी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। और जांच के जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, हाँ, वो इस गुत्थी को और दिलचस्प बना रहे हैं। क्या पता चला है? फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि धमाका शायद कार के पिछले हिस्से में हुआ। पिछले हिस्से में? हाँ, और सबसे अहम बात, जांच करने वालों को मौके से वैसी चीजें नहीं मिली हैं जो आमतौर पर बम धमाकों में मिलती हैं, जैसे छर्रे, कीलें या बॉल बेरिंग्स, तार वगैरह। अरे, छर्रे कीले नहीं मिली? जी नहीं। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि जो लोग घायल हुए या जिनकी मौत हुई, उनके शरीर पर भी ऐसे निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा पूरी पुष्टि के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ अगर छर्रे या कीले नहीं मिली? ये तो अजीब है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये शायद उस तरह का पारंपरिक बम नहीं था जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए छर्रों से भरा जाता है। तो फिर ये किसी कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर धमाके का तरीका कुछ अलग हो सकता है। लेकिन धमाका तो बहुत तेज था, जैसा चश्मदीदों ने बताया। हाँ, देखिए, धमाका तेज जरूर था। चश्मदीदों ने बताया मेट्रो गेट के शीशे टूट गए, लेकिन सड़क पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा या क्रेटर बनने की भी खबर नहीं है, जैसा कि अक्सर RDX जैसे हाई एक्सप्लोसिव के बाद देखा जाता है। ये बात गौर करने वाली है। यही वजह है कि अधिकारी अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रहे हैं। ये सवाल उठता है कि अगर ये पारंपरिक बम नहीं था तो फिर क्या था? क्या ये किसी तरह का गैस धमाका था या कुछ और? हो सकता है। क्या ये किसी और तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ? ये सब जांच का विषय है। ये वाकई में उलझावा मामला लग रहा है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, फरीदाबाद वाली खबर। बिल्कुल, दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही पास के फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया। जी, ये बहुत बड़ी बरामदगी थी। हाँ, ये हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। 2900 किलो? हाँ, एक जगह से 360 किलो जो शायद अमोनियम नाइट्रेट था, और दूसरी जगह से करीब 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट। बाप रे! ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में होता है। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कई आतंकी हमलों में हुआ है। और इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। जी, उनके प्रोफाइल काफी हैरान करने वाले हैं। इनमें एक नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील का, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और मूल रूप से कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एकेडमिक। एक और है सहारनपुर के डॉक्टर आदिल अहमद, जो अनंतनाग के रहने वाले हैं और सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे। एक और डॉक्टर लखनऊ से एक महिला डॉक्टर डॉक्टर शाहीन का नाम भी है। कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोग? इनके पास से सिर्फ विस्फोटक ही नहीं
बल्कि असॉल्ट राइफलें भी मिली हैं, जैसे कैरन कॉप राइफल, जो दिखने में AK-47 जैसी होती है पर थोड़ी छोटी होती है, पिस्टल, गोलियां, टाइमर, रिमोट कंट्रोल और भी बहुत कुछ संदिग्ध सामान मिला है। पूरा जखीरा मतलब? हाँ, पुलिस ने ये साफ किया है कि बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है, RDX नहीं, और राइफल AK-47 नहीं बल्कि कैरन कॉप है। ये स्पष्टीकरण भी जरूरी था। जांच एजेंसियां इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कह रही हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मतलब पढ़े लिखे अच्छे पेशे वाले लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, आपस में बात करने के लिए एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते थे। हाँ, डॉक्टर्स, एकेडमिक। बिल्कुल, और शायद पैसा भी कानूनी तरीकों की आड़ में जमा कर रहे थे, जैसे दान या सामाजिक काम के नाम पर। ये नया ट्रेंड है। इन पर आरोप है कि ये जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इस पूरे नेटवर्क का पता चलना भी एक कहानी है। जम्मू कश्मीर में कुछ धमकी भरे पोस्टर मिले थे, उनकी जांच करते करते कड़ियां जुड़ी, पहले सहारनपुर तक, फिर फरीदाबाद तक। अच्छा, तो शुरुआत कश्मीर से हुई। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फरीदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक कम मिलना और दिल्ली में ये कार धमाका, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? हाँ, यही सवाल सबके मन में है। शुरुआत में अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा तुरंत नहीं लगता कि दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये खबर है कि फरीदाबाद मामले में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे दिल्ली धमाके के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा, तो पूछताछ हो रही है। हाँ, तो ये कनेक्शन जांच का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो क्या ये हो सकता है कि दिल्ली का धमाका उसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो जिसे फरीदाबाद में नाकाम कर दिया गया? ये अटकलें तो लग ही रही हैं। क्या दिल्ली का धमाका एक तरह का सिग्नल था या फिर एक पूरी तरह से अलग घटना? देखिए, फरीदाबाद ऑपरेशन ये दिखाता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी मुस्तैद हैं कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा टाल दिया। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अगर वो विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो कई शहरों में एक साथ बड़े हमले हो सकते थे, बहुत बड़ी तबाही होती। सोचकर ही डर लगता है। लेकिन फिर दिल्ली में ये धमाका हो गया, जो ये सवाल छोड़ गया कि क्या खतरा अभी टला नहीं है। क्या मतलब शायद खतरा किसी और रूप में मौजूद है। क्या ये उसी नेटवर्क का कोई बचा हुआ हिस्सा था या कोई बिल्कुल अलग ग्रुप? और ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल वाली बात आतंकवाद के बदलते चेहरे की तरफ भी इशारा करती है। कैसे? अब शायद खतरा सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ का नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही पढ़े लिखे लोगों के कट्टरपंथी बनने का भी है। हाँ, ये ज्यादा चिंता की बात है। खुले ट्रेनिंग कैंप्स की जगह अब गुप्त सेल काम कर रहे हैं। हथियारों की तस्करी के साथ साथ अब ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे एमोनियम नाइट्रेट, जिसे पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है। इसी संदर्भ में हाल ही में अहमदाबाद ATS ने भी आईसिस से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़ा था। हाँ, वो खबर भी थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली की आजादपुर मंडी और लखनऊ में संघ के दफ्तर की रेकी की थी। ये सब दिखाता है कि खतरा कई तरफ से है और अलग अलग राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल कितना जरूरी है। हाँ, समन्वय बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि दिल्ली के एक बेहद अहम और भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ है। जी। कई लोगों की जानें गई हैं, कई घायल हैं। धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी साफ नहीं है। जांच जारी है। जांच हर एंगल से हो रही है। क्या ये हादसा था या कोई साजिश? जिस कार में धमाका हुआ उसके मालिकाना हक की कहानी काफी उलझी हुई है, जिसके तार कई राज्यों से और शायद सरहद पार से भी जुड़ सकते हैं। वो कार की कहानी अहम है। और साथ ही फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े जाने से एक बड़ा खतरा तो टल गया, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली धमाके का इससे कोई लेना देना है? यही सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है जो शायद सबसे अहम है। क्या? एक तरफ हमारे पास शुरुआती फॉरेंसिक जांच है जो इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली का धमाका शायद कम तीव्रता का था, पारंपरिक बम जैसा नहीं था जिसमें छर्रे वगैरह नहीं मिले। हाँ। दूसरी तरफ फरीदाबाद में एक ऐसा मॉड्यूल पकड़ा गया है जो बड़ी मात्रा में पारंपरिक विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रहा था, जिससे जाहिर है बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हमले किए जा सकते थे। बिल्कुल विपरीत स्थिति लग रही है। हाँ, तो फिर लाल किले के पास हुआ ये खास धमाका क्या दिखाता है? क्या ये किसी अलग तरह की रणनीति है, किसी अलग तरह का खतरा है? मतलब क्या इसका मकसद ज्यादा लोगों को मारने से ज्यादा शायद एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना था, खासकर उस जगह के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए? ये हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के सामने किस तरह की नई चुनौतियां खड़ी करता है। सिर्फ बड़े बम धमाकों को रोकना ही काफी नहीं, बल्कि शायद इस तरह के हमलों को समझना और रोकना भी होगा। ये वो पहेली है जिसका जवाब आने वाले दिनों में जांच और विश्लेषण से ही मिलेगा।